हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग असर्शन एंड रीजनिंग ये इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। और अगेन ये लाइव सेशन न लेने का रीजन सर, रिकॉर्डेड फॉर्मेट, रिकॉर्डेड सेशन आपको अपने चाहे उस स्पीड पे आप देख सकते हो और लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हो जल्द से जल्द। लेकिन रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब आज एक दिन में बहुत सारे जब वीडियो अपलोड होते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आता करके। तो इतना आप सपोर्ट कीजिए कि अपने जितने भी दोस्त से ग्रुप है उनके पास आपको ये लेक्चर पहुंचा दीजिए। अब हम असर्शन एंड रीजनिंग पे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों ने एक बार अगर टेक्निक समझ लिया तो वो अपने आप इस क्वेश्चन से डील कर पाएंगे और 5 में से 5 मार्क्स आपके गारंटेड हो जाएंगे करके। दोस्तों, पहले चैप्टर के कुछ सवाल जिसको हम डील करेंगे। नाउ पे अटेंशन एवरीवन, प्लीज समझिए और मेरे लेक्चर में जैसे आप समझोगे ना, एक थिंकिंग डेवलप कीजिए कि कैसे इसको टैकल करना है सर। ओके, कंफ्यूजन क्या होता है सर? ट्रू फॉल्स, ट्रू बट रीजन, मतलब ना ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये क्या चीज है सर, ये समझते हैं करके। देखो दोस्तों, असर्शन क्या दिया हुआ है। ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज कंपेरेटिवली नैरो स्कोप। क्या ट्रू है? यस सर, देखा गया है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। कंपेरेटिवली नैरो स्कोप तो है, ये ट्रू है सर। बट रीजन क्या कह रहे हैं इसको? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ओनली इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ इकोनॉमी। तो यस सर, यहां पे आप देखो कि ये रीजन भी सही जा रहा, बात तो सही है, ट्रू है, लेकिन क्या रीजन इसका सही बन रहा है क्या नैरो का? हाँ सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल का स्टडी करता है, ओनली इंडिविजुअल बिहेवियर सर, इसीलिए तो इसको नैरो कहते हैं। और इसीलिए सर आपका आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, आंसर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो समझा? आपको ऐसे कंप्लीट लिखना है सर, आप सिर्फ जैसे नंबर लिख के नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा सर क्या? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन हो गया आपका 1 मार्क्स, सिंपल। इसको डरिए मत, एक अपना माइंडसेट क्रिएट कीजिए तो अपने आप आपको डील करते आ जाएगा। चलो सर, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं क्या। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एनालिसिस। ठीक है सर, इसको इनकम थियरी कहते हैं, इनकम एनालिसिस कहते हैं, पता है। माइक्रो को प्राइस थियरी, मैक्रो को क्या? इनकम थियरी। तो ए तो ट्रू है सर। आर देखते हैं, रीजनिंग। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इनकम अर्न बाय पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर फर्म। नहीं सर, ये तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्टिकुलर फर्म, ये तो किसका था? माइक्रो का पॉइंट था। तो ये आर ट्रू तो छोड़ो, ये क्या है सर? फॉल्स। तो आप लिख सकते हो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हो गया आपका आंसर, खत्म। असर्शन रीजनिंग का 2, 1 में से 1 मार्क्स आपको मिल गया। एवरीबॉडी डन हो गया यहाँ पे? ओके, सेकंड चैप्टर पे आगे सर। चैप्टर 1 के असर्शन रीजनिंग जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने बता दिया। चैप्टर 2 पे आते हैं सर, असर्शन एंड रीजनिंग। पहला, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो सर यस, ट्रू है। आपको पता है कि एमयू हमेशा कम कम होते जाता है। जो मैंने डिफाइन, जो एक क्वेश्चन 3 वाला वीडियो बनाया वहां पे तो डिटेल में बताया भी, 10, 8, 6, 4, याद आ रहा है? एमयू डिक्लाइन होते जा रहा है, तो इट इज ट्रू। बट टीयू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, ये भी तो ट्रू है। टोटल यूटिलिटी बढ़ता है सर, बट कौन से रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। यहां पे आपको एग्जैक्ट समझेगा कंसेप्ट क्या है सर। यहां पे ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, बट क्या ये रीजन है? क्या टीयू बढ़ना मतलब एमयू डिमिश होना, क्या ये सही रीजन है क्या सर? बताइए। आंसर इज, आप देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या मालिक? ए। समझ में आया? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज व्हाट? नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। व्हाट बेटा? ऑफ ए करके। चलो आगे जाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द वन वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर वेरिएबल। ठीक है क्या सर? इलास्टिसिटी क्या बता रही है? दैट एक्सप्लेन्स द वन वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर वेरिएबल। तो प्राइस, आपका डिमांड चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस इलास्टिसिटी। ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम इलास्टिसिटी। ड्यू टू चेंज इन अदर प्रोडक्ट का प्राइस, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो सब तो हो गया सर। ये तो सर क्या लग रहा है हमें? ट्रू लग रहा है। ठीक है सर। The concept of elasticity of demand indicate the effect of price and change in other factor of demand. तो yes sir, ये भी true है and that's why sir A and R both true and R is correct explanation of A. तो yes sir, ये सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही ट्रू है और क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो पहला स्टेप क्या है? आपको ये देखना है क्या ये भी ट्रू और ये भी ट्रू क्या? देखो 50-50 कैसे करके आना है दोस्तों। एक तो दिया रहेगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आपको अगर पता है कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब आपको किसके बीच में देखना है सर? 3 और 4 के बीच में सिलेक्ट करना है। तो आप ऐसे कुछ टेक्निक क्रिएट कीजिए, डरिए मत। अगर आप पढ़ के ही नहीं जाओगे तो ऐसे रहेगा, यार सर पढ़ा ही नहीं है और असर्शन जो ना है वो ए और आर असर्शन रीजनिंग नहीं आना चाहिए, ऐसे आपका माइंडसेट होगा। बट अब आप पढ़ लो, आप 50% तक गए तो भी सर डन हो जाएगा। चलो, change in quantity demand of one commodity due to change in price of other commodity is cross elasticity। क्या है? ट्रू है? बोलो यस सर।
कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड चेंज हो रहा है क्योंकि दूसरे कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है, तो इसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहेंगे। हाँ सर ये ट्रू है। अब आर पढ़ लेते हैं। चेंज इन कंज्यूमर इनकम लीड टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्या ये भी ट्रू है? हाँ सर दोनों ही ट्रू है। बट ये इसका करेक्ट रीजन है क्या? रीजन तो करेक्ट नहीं है सर, दोनों ट्रू जरूर है, लेकिन ए भी ट्रू और आर भी ट्रू, बट रीजनिंग करेक्ट है क्या उस पर ध्यान देना। तो सर एक और दो ये आंसर तो नहीं रह गए, फॉल्स फॉल्स वाले, दोनों ही ट्रू है। तो अब आपका क्या है सर? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन? नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं लग रहा है सर। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर सर? फोर्थ। टेक्निक समझ में आ रही है बेटा एवरीबॉडी? आप भले स्पीड पे देखे होगे लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। हाँ सर असर्शन रीजनिंग आया तो भी दिक्कत नहीं, हम डील कर रहे हैं करके। डरो मत, अपना एक अप्रोच क्रिएट करो इसके लिए। सर देन आफ्टर 6 नंबर का क्वेश्चन, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इन केस ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो यस सर ये ट्रू है, क्योंकि जब रिलेटिवली इन इलास्टिक कह रहे हैं तो आपका आंसर ईडी का क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा बेटा आंसर? लेस देन 1। और अगर वो लेस देन 1 आ रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है आपका डिमांड क्या रहेगा? रिलेटिवली इन इलास्टिक, तो ट्रू है। चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, यस सर। तो यहां पे रिलेटिवली इलास्टिक में डिमांड जो चेंज होता है वो प्राइस के कंपैरिजन में क्या होता है सर? कम चेंज होता है, तो ये भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। तो सर ये दो तो हट गए क्योंकि दोनों ही ट्रूथ है। तो अब क्या आंसर होगा सर? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। खत्म हो गया आपका। समझ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस और नो? तो दोस्तों लाइक्स करने से बिल्कुल मत डरिए। अगर आप लेक्चर देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए। यस और नो? क्योंकि आप देखो लाइव में अगर होते तो आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते, तब आपके हिसाब से आप देख रहे हो इसलिए बहुत सारे लेक्चर आएंगे और नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है क्योंकि मल्टीपल वीडियो एक दिन पे अपलोड हो रहा है। ओके तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी आ गया, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, बट आप जितनी भी जनता है उन तक पहुंचाने का काम आपका रहेगा सर। असर्शन रीजनिंग सब कंप्लीट खत्म हो जाएगा। सर डिमांड फॉर फर्नीचर इज रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। और सर समझो क्या फर्नीचर का रिलेटिव इलास्टिक रहेगा? हाँ। क्यों सर? ये ड्यूरेबल है, ये लग्जरी आप बोल लो, ये खराब होने वाला नहीं है, तो ये रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा। द कंजम्पशन ऑफ फर्नीचर कैन बी पोस्टपोन्ड, यस सर ये भी ट्रू है, क्योंकि हम आज नहीं तो कल खरीदने, कर नहीं तो परसों खरीदेंगे, तो इसको रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। तो सर दोनों ही ट्रू है और ये जो रीजन है ना ये करेक्ट रीजन है इस ए का। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका आंसर रहेगा 3। जब दोनों ही ट्रू है तो सर 50-50 चांस तो बन ही जाएगा आपका। चलो, टी एंड कॉफी हैव पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या? जब टी का बेटा देखो, टी और कॉफी क्या दिया हुआ है? टी एंड कॉफी। मैं समझा भी रहा हूं, कंसेप्ट भी सिर्फ रटना नहीं है सर। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी का डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि कॉफी छोड़ के लोग कहां पे आ रहे हैं? टी पे शिफ्ट हो रहे हैं। यस और नो? कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो सर इसको कौन सा इलास्टिसिटी कहते हैं? पॉजिटिव। और मैंने आपको कल समझाया था, वापस एक बार ध्यान दीजिए। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आपका जो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब रीजन देख लेते हैं। एज प्राइस ऑफ कॉफी राइज डिमांड ऑफ टी फॉल्स। नहीं सर, रीजन तो गलत है। तो आर इज ट्रू बट सॉरी ए इज ट्रू बट आर इज व्हाट बेटा? फॉल्स। और खत्म हो गया आपका आंसर। ये था। लॉजिक समझा? मैंने समझा ना, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या? अगर एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बढ़ना चाहिए, ये पॉजिटिव है। तो रीजनिंग तो बोला कि प्राइस अगर कॉफी का बढ़ेगा तो टी का डिमांड फॉल होगा, तो ये तो क्या है? ए इज ट्रू बट आर इज व्हाट? फॉल्स। समझ रहा है एवरीवन? तो आंसर क्या हो गया सर? ए आपका। चलो आगे बढ़ते हैं सर। सप्लाई एनालिसिस तो माइक्रो के तो हम सारे ही कर लेंगे, मैक्रो के भी हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर सेशन असर्शन रीजनिंग से लेते हैं कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देगा करके। ओके सर, सप्लाई एनालिसिस का पेरिशेबल गुड्स आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। क्या ये ट्रू है? बताइए। लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन है। यस सर इट इज ट्रू। व्हाई? क्योंकि सर जितना देखो पेरिशेबल लो क्वालिटी गुड्स है ना, तो प्राइस बढ़ेगी तो हम लोग उससे कम मतलब ज्यादा नहीं डिमांड, मतलब उसका सपोज प्राइस क्या हो गया सर? आपका इनकम बढ़ गया या फिर जो भी है, तो वो एग्जैक्ट पेरिशेबल है सर, वो अच्छी क्वालिटी का गुड्स नहीं, तो उसको ना कोई डिमांड करेगा ना सप्लाई होगा। तो यस सर ये पेरिशेबल गुड एक्सेप्शन में चला जाएगा। To avoid losses, perishable commodity are sold in the greater quantity even at lower price after certain period of time. सर ये भी ट्रू ही लग रहा है सर। यस। अब ध्यान दो बेटा, देखो पेरिशेबल कमोडिटी मतलब मैं मिल्क की बात करता हूं, ठीक है। पेरिशेबल कमोडिटी, पेरिशेबल देखो मिल्क का एग्जांपल देता हूं। अब लो क्वालिटी नहीं, मिल्क मतलब सर ऐसा जो जल्दी खत्म खराब हो जाता है करके, नॉट नो लो क्वालिटी, ध्यान दो। मिल्क मतलब ऐसा कमोडिटी जो जल्दी खराब हो जाएगा, ड्यूरेबल और पेरिशेबल। यस सर, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाता है। अब पेरिशेबल कमोडिटी दोस्तों 2 दिन या 3 दिन उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो अब क्या होगा? जो सेलर है उसने खरीद तो लिया,
लेकिन अब भाव कम है, उसे पता है कि आज नहीं बेचा तो सब खराब हो जाएगा, तो उससे अच्छा क्या करना भाई, बेच देते, तो कम प्राइस पे भी वो ज्यादा सेल कर देते हैं। इसीलिए पेरिशेबल मतलब खराब, जो जल्दी खराब हो जाएंगे सर, जो जल्दी खराब हो सकते हैं वो गुड्स को वो कम प्राइस पे भी ज्यादा बेच दे, तो एक्सेप्शन में चला जाएगा। तो दोनों ही सही है। और एक आपको बताओ, जब दिवाली दशहरा होते हैं ना, तो झंडू से फूल बिकता होगा, झंडू झंडू जो भी बोलते हो, तो वो फूल जो होते हैं ना सर, वो बहुत सुबह सुबह बहुत महंगे होते हैं। जैसे जैसे शाम होते जाती है ना, मतलब 100 रुपए सैकड़ा, 100 रुपए में 100 फूल मिलता है, और जैसे जैसे शाम होते जाती है वो 20 रुपए में 100 फूल देते हैं। क्यों सर? उन्हें पता है कल ये कोई खरीदने नहीं वाला, तो सर ये पेरिशेबल, क्योंकि सर खत्म हो जाएगा एक दिन में उसका लाइफ सर, एंड दैट्स वाई आप समझो कि इसका असर्शन एंड रीजनिंग दोनों ही करेक्ट है। क्या समझ गया दोस्तों? यस और नो? यस सर। ओके। विथ राइजिंग प्राइस सप्लाई ऑफ कमोडिटी फॉल्स, सर ये ट्रू है कि फॉल्स से प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ना चाहिए ना, उन्होंने कहा सप्लाई फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा सर? फॉल्स। ठीक है। सेलर अर्न मोर प्रॉफिट एट हायर प्राइस, तो ये ट्रू है सर। तो आप क्या लिखोगे? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो आपका आंसर हो गया सेकेंड वन। समझा मालिक? एवरीबॉडी बोलो यस और नो। क्लियर है यहां तक? यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन परचेसिंग मशीनरी इज वेरिएबल कॉस्ट, सर ये तो मुझे फॉल्स ही लग रहा है ना, क्योंकि आप जब एक्सपेंडिचर करते हो क्या परचेस करने पे? मशीनरी, तो मशीनरी पे जो खर्चा हो तो फिक्स कॉस्ट हुआ सर, तो वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। पर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन वेरिंग फैक्टर इज नॉन एज वेरिएबल कॉस्ट, यस सर ये ट्रू है। वेरिंग फैक्टर मतलब जो बदलते हैं, छोटे मोटे चीजें, उस पर जो खर्चा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, जो रिकरिंग इन नेचर होता है। तो सर इसका आंसर हो जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यस सर, डन। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आज ही सुबह सुबह कराया था चैप्टर लाइव में, आप लिंक देख सकते हो, टेलीग्राम चेक कर सकते हो, वहां पे सारे लिंक पोस्टेड है करके दोस्तों। इन मोनोपोली कंज्यूमर वाइज प्राइस कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, सर ट्रू, मोनोपोली में हो सकता है हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर अलग अलग प्राइस चार्ज करें। इंडियन रेलवे चार्ज फुल फेयर फॉर पैसेंजर इन द एज ऑफ 12 to 58 year एंड गिव 50% डिस्काउंट फेयर फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन व्हाट 5 to 12 year, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का रीजनिंग बराबर है सर। यस ये भी करेक्ट है, ट्रू है। और सर ये तो मोनोपोली, इंडियन रेलवे मोनोपोली में ही आ जाता है दोस्तों, तो यस इसका आंसर रहेगा 3, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, डिस्क्रिमिनेशन के बाद के अलग अलग प्राइस चार्ज हो रही है। ओके मालिक आ जाओ यहां पे। इन मोनोपोली यूज वाइज प्राइस कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, यूज वाइज क्या हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? आंसर इज यस, इट इज ट्रू। आज ही बताया मैंने था आपको। इन इंडिया द गैस सिलेंडर इज प्राइस द सेम फॉर द डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज, सर ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों सर? क्योंकि कमर्शियल यूज के लिए अलग चार्ज है गैस सिलेंडर के, कमर्शियल यूज के लिए अलग है, डोमेस्टिक यूज और क्या डोमेस्टिक यूज के लिए अलग है और कमर्शियल यूज के लिए अलग है, तो ये सेम तो नहीं होगा सर, एंड दैट्स व्हाई यूज वाइज ये ट्रू है, लेकिन रीजनिंग क्या हो गया? फॉल्स, तो आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों यहां तक समझा असर्शन रीजनिंग एवरीबॉडी यस और नो? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डन हो गया, मैक्रो पे जाएंगे, दैट इज इंडेक्स नंबर। तो आई होप यहां तक आप सही जा रहे हो। अभी थोड़ा पानी पी लेता हूं, 1 मिनट, आप तब तक ब्रेक लीजिए, 1 मिनट से। ओके चलो सर, इंडेक्स नंबर पे ध्यान दो, अभी यहाँ पे पे अटेंशन। आपका चैप्टर नंबर 6 मतलब अब मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट शुरू हो गए दोस्तों, और असर्शन रीजनिंग में यहाँ पे अगर आपने कंप्लीट कर लिया लेक्चर, अगर 1.5 की स्पीड पे देख रहे हो तो 10-15 मिनट में, और यही से अगर आ गया तो डन सर, आपकी एक्चुअल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो भी बढ़ जाएगी करके। ध्यान दो सर, द नॉर्मल ईयर इज चूजन एज अ बेस ईयर वाइल कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर, क्या ये ट्रू है क्या सर? पढ़ के जाना, और मैक्रो के तो आपको अच्छे से देखने ही है सर, आंसर इज ट्रू। क्यों सर ट्रू है? बताता हूं, रीजनिंग देखो। सिचुएशन डज नॉट रिमेन नॉर्मल ड्यू टू ड्रॉट्स, मतलब सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, तो नॉर्मल नहीं था। देयरफॉर द ईयर इन विच द ड्रॉट ओकर्ड इज नॉट सिलेक्टेड द बेस ईयर व्हाइल कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर, बराबर है सर, तो नॉर्मल ईयर को ही लेंगे अगर हमें कंपैरिजन करना। इंडेक्स नंबर मतलब सर, जस्ट इमेजिन में आपको मुझे फसल से रिलेटेड कितना मेरा प्रोडक्शन हुआ, मुझे कंपैरिजन करना था। इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई, और अगर इसका मैंने पिछले साल से कंपैरिजन किया जब बारिश ही नहीं था, अकाल था, तो सही कंपैरिजन रहेगा? नहीं सर, आप उस हिसाब से करो जहां पे सेम कंडीशन हो, टर्म्स हो, तो नॉर्मल ईयर को चूज किया जाएगा बेस ईयर, ट्रू, एंड ये रीजनिंग भी ट्रू है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए बोथ ए एंड आर ट्रू, ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, एंड इसका करेक्ट क्या है? एक्सप्लेनेशन है करके। सर 15वां, इंडेक्स नंबर कंसिडर ऑल फैक्टर, नहीं सर ये तो मुझे लग रहा है फॉल्स है, लेट्स सी देखते हैं। इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन सैंपल, ये बराबर है सर, इंडेक्स नंबर सैंपल पे बेस होता है, ये सही है, लेकिन सारे फैक्टर को कंसीडर नहीं करता, दैट्स व्हाई सर क्या है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यस सर, खत्म।
चलो नेशनल इनकम पे आ जाओ दोस्तों, फटाफट कुछ ही चैप्टर बचे और आपका असर्शन रीजनिंग का विषय खत्म हो जाएगा। और आई होप अब तक आपने अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दी होगी, यस और नो, और आपने लाइक्स भी कर दिए होंगे। ये कि नहीं किए देखो जरा, सब्सक्राइब का बटन अभी भी नहीं दबा है तो देख लो दोस्तों क्या करना है। स्कॉलरशिप इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, अरे बाप रे सर क्या कहा है बताइए जरा, क्या ये सही है या नहीं? यस और नो सर, मुझे तो सही लग रहा है, ट्रू लग रहा है। ऑन द अदर हैंड स्कॉलरशिप इज इनकम रिसीव्ड बाय, सॉरी स्कॉलरशिप इज इनकम रिसीव्ड बाय इनकम, बट ऑन अदर हैंड क्या बोला है, अब द अदर हैंड गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, अरे बाप रे सर, उन्होंने क्या कहा, एक द सेम टाइम ये इनकम है उसके लिए जिसने स्कॉलरशिप को रिसीव किया है, बट एक्सपेंडिचर है उसके लिए, किसके लिए सर, जिसने गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। तो अब बताओ नेशनल इनकम में काउंट होगा क्या? तो सर स्कॉलरशिप नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो लिखना सर ए एन आर क्या है, ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों ही उसका असर्शन और रीजनिंग ट्रू रहेगा, क्योंकि एट द सेम टाइम सर क्यों नहीं इनकम में ऐड कर रहा है, क्योंकि एक तरफ किसी का इनकम हो रहा है, किसी तरफ एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो 10 रुपया कमाया 10 रुपया गवाया, जीरो, खत्म हो गया सर। चलो ऐसे ही याद रखना करके बेसिक। डबल काउंटिंग लीड्स लोअर एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, अरे बाप रे सर, देखते हैं। ड्यू टू डबल काउंटिंग क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ सिंगल कमोडिटी इज कैलकुलेटेड ट्वाइस द नेशनल इनकम मेजरमेंट। तो सर रीजनिंग पढ़ के आप ऊपर का कभी मतलब कि दिमाग लगाओ कि सर ऊपर आपको कंफ्यूजन है, ये देखो ड्यू टू डबल काउंटिंग क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ सिंगल कमोडिटी कैलकुलेटेड ट्वाइस। तो अगर डबल बार कैलकुलेट हो गई तो इनकम बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? सर बढ़ना ही चाहिए। तो अगर बढ़ना चाहिए मालिक, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, डबल काउंटिंग लीड्स टू लोअर एस्टिमेट एंड, नहीं सर लोअर तो नहीं होगा, तो ये फॉल्स है और ये क्या है, ट्रू है। और जैसे आपको पता चल गया, आप देखिए सर नहीं ये वाला, सर आंसर क्या रहेगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यहां पे नीचे भी दिया है। सर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया 8वां चैप्टर शुरू हो रहा है, उतना ही कर लीजिए सर। गवर्नमेंट सेल्स बॉन्ड टू इट्स सिटीजन, ओके सर हो सकता है। सेलिंग बॉन्ड्स इज इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल डेट। अब आपको सिर्फ ये वाला चीज ध्यान से समझना था, क्या इंटरनल डेट है? सर इंटरनल डेट मतलब क्या, इंडिया के अंदर से लिया हुआ, इतना याद रखना। एसपी वालों ऐसे मत बोलना है तो सर आउटसाइडर से लिया है, कंपनी के बाहर से बात नहीं चल रही है। ये 8वां चैप्टर है और यहाँ पे कैसे ध्यान देना है आपने, इसलिए लेक्चर जरूर देखना था। सर इंटरनल डेट मतलब क्या, विद इन द कंट्रीज, अगर आपने किसी से पैसा लिया तो इंटरनल डेट होगा, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है और इसका रीजनिंग भी ट्रू है। तो आंसर आ जाएगा 3, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझा बेटा एवरीबॉडी, बोलो यस और नो। कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी आपको असर्शन एंड रीजनिंग में? यस सर। ओके 19 नंबर, डेट रेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम बोरोविंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज इंटरनल डेट। फॉल्स सर, वर्ल्ड बैंक की बात आई तो इंटरनल नहीं, ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डेट हो जाएगा। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोविंग फंड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई। तो सर ये हो सकता है कि आप पैसा ले सकते हो ना, ये ट्रू है, इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन इसे इंटरनल कहेंगे ये फॉल्स है। तो सर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, खत्म हो गया सर। समझा राजा एवरीवन, यस और नो? यस सर। देखो डेट रेज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम बोरिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज एक्सटर्नल डेट, हाँ एक्सटर्नल रहेगा तो सर आंसर ट्रू है, तो यहां पे हम बोल देंगे इट इज ट्रू, असर्शन ट्रू है। रीजनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टेक लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर मुंबई मेट्रो ट्रेन, तो सर ये भी ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यस आंसर हो जाएगा 3, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो याद रखना सर, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट निकाल लो। अगर आप बाहर से लोन ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डेट हो जाएगा, इंटरनल डेट नहीं होगा करके। ओके यस सर। ओके एंड सर अभी हो गया 9 चैप्टर और 10 खत्म हो जाएगा असर्शन इन रीजनिंग सर, 20 मिनट के अंदर मैक्स मैक्स, और आप 1.75 देख रहे हो तो 15 मिनट में डन। ओके, मनी मार्केट इकोनोमाइज द यूज ऑफ कैश, ये 2022 में पूछा गया था सर, इट इज ट्रू। मनी मार्केट डज नॉट डील विथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट बेटा, मनी। नहीं नहीं, आर ट्रू है सर बट ए ट्रू है सर बट आर क्या है, फॉल्स है, सिंपल सी बात थी। Okay, regional stock exchange have witnessed a scrap deadline in the volume of trade. Okay, investor prefer to trade in security listed in premier stock exchange like BSE and NSE. तो ये भी ट्रू है सर और ये भी ट्रू है। तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है विटनेस क्या बेटा, शार्प डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, बराबर है। क्यों सर, क्योंकि डिक्लाइन क्यों हो चुका है, क्योंकि लोगों को डर लग रहा था कि भाई धोखा हो गया, स्कैंडल हो गया, फ्रॉड हो गया तो क्या। तो रीजन क्या है, इन्वेस्टर प्रेफर टू ट्रेड सिक्योरिटी लिस्टेड इन क्या बेटा, प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एनएसई, क्योंकि यही रीजन था उन्हें ना वो फ्रॉड से बचना है। तो बोथ क्या, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझा मालिक, यस और नो? यस सर। 23, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट and control is undertaken by commercial bank. Foreign exchange management
एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक। नहीं सर, ये तो आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, तो कमर्शियल बैंक तो फॉल्स हो जाएगा। यस सर, आरबीआई हैज टू मेंटेन ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द रुपीज टू इंश्योर क्या बेटा, स्टेबिलिटी, तो ये ट्रू है सर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ओके 24, मनी मार्केट इन इंडिया लैक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वीकर सेक्शन। सर ये ट्रू बात, सच्चाई बोल रहे हैं। पीपल फ्रॉम वीकर सेक्शन हैव एम्पल फैसिलिटी फ्रॉम सेविंग, क्या सेविंग एंड गेटिंग लोन। क्या आपको लगता है बहुत ज्यादा फैसिलिटी दिया है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वीकर सेक्शन में बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटीज दिया है करके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। खत्म सर। एंड लास्ट चैप्टर सर, यहां पे एक बार रीड करके जाना। देयर वाज सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन गोल्ड इंपोर्ट ड्यूरिंग 2013-14। एक बार पढ़ना ही पड़ेगा इस चैप्टर, देयर इज नो अदर ऑप्शन करके। सिग्निफिकेंट ड्रॉप सर, क्या हो गया, गिरावट हो गई, ड्रॉप मतलब गिरावट इन गोल्ड के इंपोर्ट में 13-14 में। क्या ये सही है क्या सर? पढ़ लेते रीजनिंग। ड्यूरिंग, क्या बोला है, ड्यूरिंग 2013 एंड 14 वेरियस पॉलिसीज मेजर वर टेकन बाय गवर्नमेंट टू कर्ब गोल्ड इंपोर्ट। बहुत ज्यादा मेजरमेंट लिए गए सर 2013-14। तो डेफिनेटली आपका आंसर रहेगा सर 3, ये वाला कंप्लीट करके। चलो अब आ जाओ 26, असर्शन क्या है सर, इंडिया डिड नॉट हैव मच इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। सर बराबर ट्रू लग रहा है, क्योंकि ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन था ही नहीं आजाद होने से पहले। During independence period, during pre-independence period, India used to export gold at large scale। क्या भारत बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा था? एक्सपोर्ट वो भी। आंसर इज सर फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके लास्ट क्वेश्चन सर, और आई थिंक सो आपका असर्शन रीजनिंग डन हो गया दोस्तों। यहां तक आप रुके रहे, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। और आप अच्छे से ध्यान रखिए करके पढ़ते रहो बहुत अच्छे से। लास्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ये तो पढ़ा भी था सर, इट इज ट्रू। इंडियाज नेशनल ट्रेड इज नॉट इंक्रीजिंग। सर ये क्या है, फॉल्स है, इंक्रीज हो रहा है करके। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। डन, इसने असर्शन रीजनिंग खत्म हो गया सर। 10 के 10 चैप्टर के असर्शन इन रीजनिंग आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। ऑलरेडी आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैंने भेज दिया हुआ है, आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और ट्रस्ट मी, अगर आपको असर्शन रीजनिंग में थोड़ा बहुत भी हिंट मिल गया कि सर डील कर लेंगे, तो ही बहुत बड़ी बात है। चलो यहीं पे हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।